मणिकर्णिका के पिछले एपिसोड में हम लोग इसके छठे उपखंड के पहले भाग को समाप्त करके दूसरे भाग की तरफ बढ़ चुके हैं। पिछले भाग में हमने चर्चा करी थी कि किस प्रकार इंदिरा जी जो है बांग्लादेश के बनने में सहायक होती हैं और उसके चलते देश की राजनीति किस करवट बैठती है और साथ साथ अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर इस चीज का क्या असर पड़ता है। तो आज हम और इसी दौरान जाना कि जेपी आंदोलन भी शुरू हो जाता है और दूसरा भाग जो है वो पूरा का पूरा जेपी आंदोलन के ऊपर ही है कि किस प्रकार जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई, उसके क्या कारण थे और उसके अंदर कौन कौन से दल और नेता शामिल थे तथा किस प्रकार ये जेपी आंदोलन फासिस्टवादी ताकतों को बल देता है। तो इस लिहाज से ये दूसरा भाग छठे उपखंड का अति महत्वपूर्ण है। चलिए मेरे साथ इसकी तरफ बढ़ते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। तो छठे उपखंड के दूसरे भाग का शीर्षक है जेपी आंदोलन तथा फांसीवाद विरोधी मुहिम। तो चलिए पढ़ते हैं कि जेपी आंदोलन क्या था और उसमें फांसीवादी जो लोग थे वो लोग कौन थे और उनके विरोध में क्या चीजें देश के अंदर घटित हुई। इस बीच मैं पॉलिटिकल साइंस में एमए पूरा करने के बाद जुलाई 1973 के बाद पीएचडी के लिए बीएचयू में दाखिला ले चुका था। इस संदर्भ में मैंने बंगाल में नक्सलवादी आंदोलन विषय पर शोध करने का निर्णय लिया। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि शुरुआती वर्षों में मैं स्वयं माओवाद तथा नक्सलवाद से मुक्त हो चुका था। फिर भी इस विषय पर शोध के माध्यम से मैं आंदोलन के यथार्थ को असली रूप में उजागर करना चाहता था। हर आंदोलन शुरू होता है एक सही वजह को लेकर, लेकिन धीरे धीरे किस तरह वो भटकता चला जाता है और उस भटकाव के क्या कारण होते हैं उसको भी तुलसीराम जी डिस्कस करना चाहते थे कि आंदोलन की शुरुआत तो बिल्कुल सही वजह को लेकर हुई थी, लेकिन वो क्या वजह थी कि आगे जाके ये भटकता चला गया। मेरे गाइड थे डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्त। मेरे द्वारा इस विषय के चयन पर गोरख पांडे बहुत खुश थे और उन्होंने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा था कि उनके फिलॉसफी डिपार्टमेंट में सारे के सारे प्रोफेसर प्रतिक्रियावादी थे। अन्यथा इस तरह की विचारधारा से जुड़े दार्शनिक विषय पर वह स्वयं शोध करते। स्मरण रहे कि मेरी सलाह पर व्यक्तिगत सहायता पर गोरख पांडे फिर से फिलॉसफी में अपना एमए पूरा करके पीएचडी के लिए दाखिला लिए थे। और आपको वो महुआ वाला प्रसंग याद ही होगा जिसके चलते वे प्रथम वर्ष के बाद एमए फिलॉसफी में अपनी क्लास ही छोड़ देते हैं शर्म के मारे। वे मुझे बार बार कहा करते कि आप नक्सलवादी आंदोलन की सही व्याख्या करेंगे। उन दिनों गोरख पांडे मेरे तथाकथित सोशल इंपीरियलिस्ट हो जाने पर बहुत दुखित हो गए थे। वे बहुत दृढ़ता से मानते थे कि सोवियत संघ समाजवादी देश नहीं रहा, इसलिए वे चीन या माओ की तरह ही सोवियत संघ के हर कदम पर विरोध करते थे। बाद में हम दोनों के आपसी संबंध बिगड़ जाने के डर से सोवियत संघ पर बहस करने से हम लोग परहेज करते रहे। उस समय तक इंदिरा गांधी देश की राजनीति में बहुत शक्तिशाली बनकर उभर चुकी थी, किंतु 1974 के आते आते कुछ अत्यंत नाटकीय परिवर्तन होने लगे। इसकी शुरुआत बड़े रोचक ढंग से गुजरात से हुई। वहां के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में खराब खाना मिलने के कारण छात्रों ने हड़ताल कर दी। इस आंदोलन को राज्यव्यापी रूप देने के लिए छात्रों ने नवनिर्माण आंदोलन कहा। तो नवनिर्माण आंदोलन से शुरू होकर किस तरह एक राज्य से निकलकर पूरे देश में ये लोग फैल जाते हैं, ये विचारधारा, ये जानना यहाँ पर बहुत दिलचस्प है कि एक छोटी सी भी कमजोर कड़ी यदि उनके हाथ लग जाए फांसीवादी ताकतों के, तो किस तरीके से वे अपना भीषण रूप में फैलाव करती है। शीघ्र ही नवनिर्माण आंदोलन का चरित्र एकदम राजनीतिक हो गया और तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को त्याग पत्र देना पड़ा। बात हो रही है 1974 की, 1974, गुजरात। तो गुजरात इस तरह के आंदोलनों को भड़काने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है।
उस आंदोलन को चलाने के लिए 7 बड़े छात्र नेताओं की जो नवनिर्माण समिति बनी थी, उसमें सीपीआई से संबंधित स्टूडेंट फेडरेशन के नेता अशोक पंजाबी भी शामिल थे। मैं व्यक्तिगत रूप से ये जानकर बहुत खुश हुआ था कि गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व एक कम्युनिस्ट भी कर रहा है। पटेल के त्यागपत्र के बाद इस आंदोलन की देश भर में चर्चा होने लगी। इसी आंदोलन के कारण से प्रेरणा लेकर जय प्रकाश नारायण ने बिहार में आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था। उन्होंने अपने आंदोलन को संपूर्ण क्रांति कहा और परसाई जी इसे अपने लेखों में संपूर्ण क्रांति या भ्रांति कहकर खिल्ली उड़ाते हैं। इस क्रांति को सफल बनाने के लिए उन्होंने बिहार के छात्रों से अपील की कि वे पढ़ाई लिखाई छोड़कर उनके साथ आ जाएं। भ्रष्टाचार को उन्होंने अपने आंदोलन का मुख्य मुद्दा बनाया था। इसके अलावा वे समाज सुधार, जिसमें जनेऊ न पहनने की अपील जैसी बातें करते थे। जनेऊ तोड़ो आंदोलन, इसका नाम आप लोगों ने यदा कदा सुना ही होगा कभी ना कभी। किंतु पार्टीलेस यानी कि दल विहीन डेमोक्रेसी की बात कर उन्होंने सबको अचंभित कर दिया था। इस संदर्भ में जयप्रकाश नारायण ने विभिन्न विधानसभाओं तथा लोकसभा के सदस्यों से त्याग पत्र देकर अपने आंदोलन में शामिल होने की अपील भी की थी। तो पार्टीलेस आंदोलन क्या हो गया? पार्टीलेस, यदि कोई पार्टी ही नहीं होगी तो कोई भी डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ जाएगा। तो विचारधारा किस से प्रभावित है और जेपी आंदोलन की असल वजह क्या है, ये भी सब यहां पर अब आपको जानने को मिलेगा। इसी संदर्भ में जयप्रकाश नारायण ने विभिन्न विधानसभाओं के तथा लोकसभा के सदस्यों से त्याग पत्र देकर अपने आंदोलन में शामिल होने की अपील भी की थी। उनकी अपील पर अनेक लोहियावादी सोशलिस्टों तथा तत्कालीन आरएसएस की पार्टी जनसंघ के नेताओं ने विभिन्न विधानसभाओं तथा लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। वे गवर्नमेंट ऑफ गुड पीपल यानी भले लोगों की सरकार की भी वकालत करते थे। इन मुद्दों पर आंदोलन शुरू करने के बाद मई 1974 में जयप्रकाश नारायण बीएचयू के लोहियावादी छात्रों के निमंत्रण पर अपनी संपूर्ण क्रांति का अभियान चलाने बनारस आए। बीएचयू गेट के ठीक सामने पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति के पास बनाए गए मंच से जयप्रकाश नारायण ने छात्रों तथा आम जनता को शाम के समय संबोधित किया। इतनी ज्यादा भीड़ इससे पहले किसी भी नेता के आने पर नहीं हुई थी। विश्वविद्यालय के सामने लंका स्थित पूरी सड़क लोगों से भरी पड़ी थी। उस सभा में मैं भी उन्हें सुनने के लिए खड़ा था। तो इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। सुनने से ही आपको चीजों की जानकारी मिलती है और जब जानकारी मिलेगी तो आप विचारों का मंथन करेंगे। उन विचारों के मंथन से कई तरह के सवाल, प्रश्न निकल कर सामने आएंगे और जब प्रश्न आपके सामने होंगे तभी आप उनका हल भी ढूंढेंगे। सिर्फ ये कह देना कि अरे फला फला इंसान भाषण दे रहा है, इसको सुनने की जरूरत ही क्या है, नहीं, इन सब चीजों को सुनना चाहिए। तुलसी राम जी ने सुना वहां खड़ा होके, तभी वो इन सब चीजों को बारीकी से देख सके, परख सके। जयप्रकाश नारायण अन्य नेताओं की तरह ओजस्वी वक्ता नहीं थे। वे बहुत धीरे धीरे बोला करते थे। उनकी वाणी में मृदु भाषिता तो थी किंतु गंभीर विचारों की कमी झलकती थी कि सिर्फ संपूर्ण क्रांति के नाम पे जनेऊ तोड़ो आंदोलन 2-4 ऐसे शब्द बोल दिए, फिक्रे छोड़ दिए, जो कि आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी भी करते हैं कि 2-4 फिक्रे छोड़ देते हैं, लेकिन उसमें गांभीर्य नहीं होता। जब उन्होंने कहा कि नव युवकों को जनेऊ धारण करने जैसे कर्मकांड नहीं करने चाहिए, तो मैंने देखा कि मेरे आसपास खड़े हुए अनेक लोग नाक भौं सिकोड़ने लगे। संभवतः यही दशा पूरी भीड़ की थी। मुझे ऐसा लगा कि भारत की जनता किसी भी रूप में धर्मांधता को अस्वीकार करने के लिए कभी तैयार नहीं होती। मतलब धर्म से परे हटकर हम सोच ही नहीं सकते, हमारी जनता। आगे उन्होंने यह भी कहा कि जाति सूचक शब्द अपने नाम से न जोड़े जाएं। इस पर मुझे लगा कि असली अपराधी तो धर्म है, जिसके चलते जाति व्यवस्था सदियों से बनी हुई है, किंतु जेपी ने धर्म के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। पूरा भाषण सुनने के बाद तुलसी राम जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे। तो इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। मंथन की या प्रश्न करने की या हल ढूंढने की प्रश्नों के सबसे पहली शर्त है सुनना, और हमारा समाज सुनने से ही सबसे ज्यादा परहेज करता है।
उन्हें सिर्फ बोलना आता है। इसलिए एक कहावत है ना कि बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो सुनना छोड़ देता है। लेकिन यहीं पर सवर्ण जो है क्यों लीड करते हैं हर चीज को। उनके बच्चे अपने बुजुर्गों की बात सुनते हैं और उसको अमल में लाते हैं सुनने के बाद। इसी वजह से हजारों सालों से वर्ण व्यवस्था का तोड़ नहीं निकाला जा सका है। हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं, हमारा समाज सुनता नहीं है। जयप्रकाश नारायण के संबंध में एक घटना मुझे विशेष रूप से याद आती है। इसके मात्र 4 महीने पहले वे BHU आए थे और राजा मोहन राय हॉस्टल में उनका एक भाषण रखा गया था। उनके भाषण में उपस्थित शोध छात्र सतीश कुमार राय ने मुझे उसी समय बताया था कि जेपी के भाषण को सुनने वालों की संख्या मात्र 17 थी, यानी कि सिर्फ 17 स्टूडेंट्स, जिनमें हो सकता है टीचर्स भी शामिल हों और ऑर्गेनाइजर्स भी शामिल हों, मिलाकर सिर्फ 17 थी, 17। इस कड़ी में उनके BHU गेट वाले भाषण के दौरान जुटी अपार भीड़ एक जादुई चमत्कार जैसी थी। इसमें चमत्कार वाली क्या बात है, जब इसमें पहले ही साफ मेंशन हो गया कि लोहियावादी, सोशलिस्ट लोहियावादी और जनसंघ के बहुत सारे लोग त्याग पत्र देकर इस आंदोलन में शामिल हो गए थे, तो उनके पीछे जो भीड़ चलती थी वही भीड़ इनके पीछे चलने लगी। इनको सुनने के लिए लोग नहीं आए थे जयप्रकाश नारायण जी को, वो भीड़ अपने नेताओं के कहने पर वहां जुटी होगी। इसका एक मूल्यांकन इस तरह भी किया जा सकता है इस भीड़ का। ठीक उसी समय की एक अन्य घटना मुझे याद आती है। हुआ यह कि जयप्रकाश नारायण अपने किडनी रोग के इलाज के लिए BHU के सर सुंदर लाल हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती थे। मैं किसी कार्यवश नरेंद्र प्रसाद सिन्हा के साथ उप कुलपति डॉक्टर श्रीमाली के घर गया हुआ था। उस समय श्रीमाली जी ने हमें कहा कि जयप्रकाश जी अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें देखने जा रहा हूं, इसलिए आप लोग भी मेरे साथ चलिए और रास्ते में बातचीत भी हो जाएगी। मैं भी श्रीमाली जी के साथ चल पड़ा। जयप्रकाश नारायण जिस कमरे में भर्ती थे उससे सटा हुआ एक छोटा सा कमरा था, जिसमें उनकी पत्नी प्रभावती जी बैठी हुई थी। वे हमें देखते ही, हम सभी को देखते ही प्रभावती जी जोर से चिल्ला उठी और कहने लगी कि आप लोग परेशान मत कीजिए, अभी वे आराम कर रहे हैं। मैं तो एकदम घबरा गया था, किंतु अंदर से जयप्रकाश जी ने अपनी पत्नी पर गुस्सा उतारते हुए कहा, आप मेरे चाहने वालों से संबंध खराब करवा देंगी। खैर, जयप्रकाश जी बिस्तर से उठकर बैठ गए और करीब 10 मिनट ऐसे ही हालचाल होता रहा। श्रीमाली जी ने ही नरेंद्र प्रसाद सिन्हा तथा मेरा परिचय छात्र नेता के रूप में उनसे करवाया। बातचीत में जेपी बहुत शराफत से पेश आते थे, तो इसको कोट एंड कोट करने की जरूरत है कि बहुत शराफत से पेश आते थे। उन्होंने ये नहीं लिखा कि वे बहुत निहायत ही शरीफ थे या विचारों से भी बहुत शराफत झलकती थी, ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन बातचीत में काफी मृदुभाषी थे। जहां तक उनके आंदोलन का संदर्भ है, उससे मैं कभी प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि उनके आंदोलन की दिशा जनतंत्र पर आघात करने वाली थी। किस तरह, उसकी भी व्याख्या कर रहे हैं। पार्टी लेस डेमोक्रेसी की अवधारणा व्यावहारिक रूप से तानाशाही को बढ़ावा देने वाली थी। एक अन्य बात बहुत खटकती थी, संसद तथा विधानसभा के लोगों का त्याग पत्र दिलवाना जनतंत्र के हित में कभी नहीं था। जनतंत्र का मतलब ही होता है जनता के मत से बहुमत का शासन। केंद्र से लेकर अनेक राज्यों में जहां भी कांग्रेस का बहुमत के आधार पर शासन था, जयप्रकाश नारायण अपने आंदोलन के माध्यम से उसे उखाड़ फेंकना चाहते थे। तो ये था जेपी आंदोलन। उनका पर्सनल अटैक जो था वो कांग्रेस पर था। जेपी तथा उनके समर्थक उस समय कांग्रेस के बहुमत वाले शासन को बहुमत की तानाशाही बताया करते थे। वे शायद इसलिए कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया और जो कम्युनिस्ट देशों से यानी कि रूस से जो मैत्री संधि हुई उसके चलते, जबकि दक्षिणपंथी जो है वो साम्राज्यवादी ताकतों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। उन दिनों काफी समय से भारतीय व्यापारी विभिन्न खाद्यान्नों तथा यूरिया जैसी आवश्यक वस्तुओं की भयंकर जमाखोरी तथा कालाबाजारी में लिप्त था। इन जमाखोरों के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन चला रही थी। बनारस के अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मैं भी व्यापारियों की खोज में अत्यंत सक्रिय हो जाता था।
जमाखोर न सिर्फ विभिन्न अनाजों को बाजार से गायब करके उसे मनमाने ढंग से दोगुनी कीमत पर बेचा करते थे, बल्कि यूरिया जैसी कृषि के लिए आवश्यक वस्तुओं की भी कालाबाजारी करते थे। तो आजकल भी आप जगह जगह देखते हैं टमाटर के, प्याज के, अरहर की दाल के खासकर दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। सरसों का तेल 200 के पार चला गया है, पेट्रोल डीजल सब कुछ महंगा हो गया है। तो उसके पीछे जो मुनाफाखोर है, जो जमाखोर है, जो सूदखोर है, उसकी भी सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए कि वह किस विचारधारा के लोग हैं, किस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। उनमें से ज्यादातर दक्षिणपंथी लोग आपको मिलेंगे। पहले भी सिंडिकेट गुट का जिक्र हुआ है, जिसमें राजे महाराजा ज्यादा थे। जिसके पास पैसा होगा वही व्यापार करेगा, वही चीजों को कंट्रोल कर सकता है पैसे के दम पर। तो सिंडिकेट गुट जो था, पहले हो चुका है कि कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गई, एक कांग्रेस और दूसरा सिंडिकेट गुट जो दक्षिणपंथी विचारधारा वाला था। उन दिनों कालाबाजारी के चलते आम जनता में काफी बेचैनी फैली हुई थी। अतः कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जेपी आंदोलन के शुरू होने के साल भर पहले से ही जमाखोरों के खिलाफ अभियान चला रहे थे। बीएचयू की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए छात्र जमाखोरों के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन में सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। खाद्यान्नों में सबसे ज्यादा कालाबाजारी आदम चीनी नामक चावल की होती थी। ये मैंने पहली बार नाम सुना है, आदम चीनी चावल। मिर्जापुर जिले में पैदा किए जाने वाला आदम चीनी चावल गंगा में नौकाओं द्वारा लादकर बनारस के काला बाजार में बेच दिया जाता था। आदम चीनी चावल बहुत छोटा छोटा चावल होता था, किंतु पकाते समय बहुत मनमोहक सुगंध निकलती थी और खाने में आज के बासमती चावल से ये कई गुना ज्यादा स्वादिष्ट होता था। इस जिस तरह का वर्णन किया है उस तरीके से तो लगता है कि एक बार तो कम से कम खाने को मिले। बहुत उम्दा किस्म से वर्णन किया है, इसलिए उसकी मांग बहुत ज्यादा हुआ करती थी। सामान्यतः इसकी कीमत प्रति 2.5 किलो 3 रुपए से ज्यादा नहीं होती थी, किंतु कालाबाजारी में दुगने से भी ज्यादा कीमत होती थी, जो 1973-74 के हिसाब से बहुत ज्यादा भी थी। मेरे साथ बीएचयू कम्युनिस्ट पार्टी के अनेक छात्र कई बार किराए की नौका लेकर रामनगर की तरफ से जाने वाली उन नौकाओं का पीछा करते थे। हम लोग आदम चीनी चावल से भरी ऐसी नौकाओं को जबरन नगवा मोहल्ले के पास गंगा के किनारे लंगर डालने पर मजबूर कर देते थे। ऐसे अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच जाते, इसकी सूचना हम स्थानीय थानेदार तथा जिलाधिकारी को तुरंत दे देते थे। ऐसे अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच जाते थे, फिर पार्टी के 1-2 कार्यकर्ता स्थानीय मोहल्लों में रिक्शे पर घूम घूम कर माइक द्वारा प्रचार करते थे कि जिन्हें कंट्रोल रेट पर चावल लेना है वे नगवा से गुजरने वाली सड़क पर आ जाएं। ऐसे में ढेर सारे लोग लाइन बनाकर खड़े हो जाते थे और सबके सामने आवश्यकता अनुसार तोल तोल कर चावल का वितरण कर दिया जाता था। उससे जो पैसा इकट्ठा होता था उसे अधिकारियों को सौंप दिया जाता था, वे इसे चावल मालिक को वापस कर देते थे। गंगा में नौका द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी के दस्ते से संबंधित एक रोचक बात यह भी थी कि भोला पांडे नामक कार्यकर्ता लाठी लेकर नौका में हमारे साथ चलते थे और हमेशा कंधे पर लाठी रखकर खड़े रहते थे और चावल, गेहूं आदि से भरी नौकाओं को एक सिद्ध हस्त छापामार की तरह घेर कर नदी के किनारे लाते। भोला पांडे हिंदी के शोध छात्र थे। एक बार छात्रों की किसी मांग को लेकर उन्होंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर विजयपाल सिंह को 2-4 चांटे लगा दिए। इस घटना के चलते पार्टी की बदनामी के डर से हमने भोला पांडे को निष्कासित कर दिया। निष्कासन के बाद भोला पांडे कांग्रेस में शामिल हो गए, किंतु मुझसे उनका संबंध हमेशा बहुत अच्छा बना रहा। स्मरण रहे, ये वही भोला पांडे थे जो 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में दिल्ली से एक हवाई जहाज का अपहरण करके बनारस ले गए थे। संयोगवश उस खिलौने की पिस्तौल तथा रुमाल में लपेटे क्रिकेट बॉल को देखकर उन्होंने हवाई जहाज का अपहरण किया था, इसलिए उन्हें कोई सजा नहीं हुई। सजा न होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि 2.5 साल बाद जनता पार्टी की सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन गई थी। तो इंदिरा जी को नजरबंद कर दिए जाने के वजह से ये सब चीजें उन्होंने की विरोध में, भोला पांडे जी ने। उसके बाद वे यूपी विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी से चुने गए।
हवाई जहाज अपहरण से संबंधित प्रकरण के शुरुआती दिनों में मैं बहुत चिंतित हो गया था, क्योंकि उस समय में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पश्तो भाषा में डिप्लोमा कर रहा था और अपहरण के ठीक एक दिन पहले मेरे पास भोला पांडे आए थे। उनके साथ दूसरे अपहरणकर्ता देवेंद्र पांडे भी थे। इन दोनों के साथ में जेएनयू ओल्ड कैंपस स्थित क्लब बिल्डिंग में चाय पर देर तक बैठकर राजनीतिक बहस करता रहा। अपहरण के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में के प्रथम पृष्ठ पर शीर्षक समाचार के तहत इस तथ्य का भी जिक्र किया गया था कि ये दोनों अपहरणकर्ता अपहरण से पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों से मिले थे। इस समाचार को पढ़कर मैं इसलिए डर गया था कि कहीं पुलिस मारपीट कर अपहरणकर्ताओं से कबूलवा ना ले कि वे मेरे पास आए थे। खैर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कदम कदम पर तुलसीराम जी की आत्मकथा यदि हम पढ़ते हैं तो हमेशा ही वे या तो चिंताओं से घिरे रहे या मुसीबतों से घिरे रहे। कभी भी उनकी मुसीबत जो है वो कम नहीं हुई। हाँ, संयोगवश उनसे वे उभरते चले गए या किसी कारणवश वे हादसे होने से टल गए। जैसे कि पहले नरसंहार की बात थी, एक गुंडे का करने जा रहे थे, लेकिन फिर बुद्ध की शिक्षाएं ने ध्यान में आई नक्सलवाद के चलते। वो प्रकरण आपको याद होगा। और अब यहां पर ये प्रकरण है और इसके आगे और भी प्रसंग भरे पड़े हैं इस तरह के। जहां तक जमाखोरों के खिलाफ आंदोलन का प्रश्न है, इस कड़ी में सबसे बड़ी सफलता में उस समय मिली जब खोजवा बाजार में एक व्यापारी के घर से 336 बोरी यूरिया खाद बरामद की गई। इस खाद को भी हम लोगों ने अपराधियों के सामने कंट्रोल रेट पर आम जनता में बंटवा दिया। यह घटना 27 अगस्त 1973 की है। घटनाक्रम को आप टैली कर सकते हैं पुराने न्यूज़पेपर्स में या पुराने किसी आर्टिकल में। हमेशा तिथियों के साथ घटना का ये हवाला देते हैं, जो कि बड़ी बात है कि इतनी सारी चीजें उन्हें याद नहीं। जमाखोरों के खिलाफ हमें अधिकारियों का सहयोग इसलिए मिलता था क्योंकि उत्तर प्रदेश की कांग्रेसी सरकार का कम्युनिस्ट पार्टी को सहयोग प्राप्त था। इस संदर्भ में कमलापति त्रिपाठी तथा बाद में हेमवंती नंदन बहुगुणा की भूमिका बहुत सराहनीय थी। खोजवा बाजार के व्यापारी के यहां से प्राप्त यूरिया का स्थानीय समाचार आज नामक अखबार के मुख्य पृष्ठ पर प्राथमिकता के साथ प्रकाशित हुआ था। समाचार के साथ हम सारे कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं को एक सामूहिक चित्र भी प्रकाशित हुआ था, जिन्होंने छापेमारी में हिस्सा लिया था। इस समाचार से कालाबाजारी करने वाले व्यापारी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से बहुत डर गए थे। आम जनता के समर्थन में ऐसी गतिविधियों में शामिल होकर व्यक्तिगत रूप से मुझे बड़ी मानसिक तृप्ति मिलती थी। जमाखोरों के खिलाफ हमारा आंदोलन 2 साल से भी ज्यादा समय तक चलता रहा और ये एक बहुत लंबा अरसा होता है बीइंग अ स्टूडेंट किसी आंदोलन को इतना लंबा खींचने के लिए। इस बीच फरवरी 1974 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का मध्यावधि चुनाव हुआ। यह चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चालू था। चुनाव के संचालन के लिए गदौलिया स्थित कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता में एक केंद्र स्थापित किया गया था। पार्टी ने मुझे इस केंद्र का संचालन नियुक्त किया था, अतः मैं पूरे महीने भर की चुनाव प्रक्रिया के दौरान रात भर पार्टी ऑफिस में ही रहता था। प्रतिदिन कहां कहां जनसभा का आयोजन करना है, किन किन नेताओं को वहां बोलना है, इन सारी गतिविधियों का लेखा जोखा मुझे रखना पड़ता था। एक खास बात यह थी कि मध्य अवधि चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रहा था, इसलिए पार्श्ववर्ती राज्य बिहार से 50 पार्टी कार्यकर्ता बनारस आए हुए थे। इन पार्टी कार्यकर्ताओं का नेतृत्व बिहार के सुप्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता सुनील मुखर्जी कर रहे थे। अतः चुनाव केंद्र सुचारू रूप से चलाने के लिए मेरे साथ उन्हें भी नियुक्त कर दिया गया था। हम लोग जगह जगह चुनाव सभाएं आयोजित करते और विभिन्न स्थानीय तथा बिहार से आए कम्युनिस्ट नेताओं के भाषण आयोजित करते। बीच बीच में राज्य तथा दिल्ली केंद्र से भी कम्युनिस्ट नेता आते रहते थे। तो उत्तर प्रदेश जो है, मैंने पहले भी कहा था पहले के एपिसोड्स में भी, वो देश की राजनीति का रुख तय करता है और इस बार बेहतर हो कि ये रुख हमारा दलित समाज तय करे कि उसने किस जगह जाना है। यूं तो आजकल चर्चा में है
अखिलेश जी भी, समाजवादी पार्टी, जिसमें शिक्षा के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। उनका चुनाव भी धर्म के नाम पर लड़ा जा रहा है कि यदि वे जीत गए तो परशुराम जी की इतनी बड़ी मूर्ति लगाएंगे, उतनी बड़ी मूर्ति लगाएंगे। बेहतर तो ये होता कि शिक्षा के बिहाफ पर वे चुनाव लड़ते और जीत कर आते कि यदि हम जीते तो हम इतने विश्वविद्यालय खोलेंगे, हम इतना गरीब बच्चों को मदद करेंगे शिक्षा बनाने में, और जिन इलाकों में, पिछड़े इलाकों में स्कूल कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, वहां इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करेंगे। लेकिन अफसोस होता है हमारे बहुजन समाज के ऊपर कि उनका चुनाव जो है वो देवी देवताओं की मूर्तियों को लेकर होता है कि कितनी कितनी फीट ऊंची मूर्तियां लगेंगी। तो दलितों को भी वोट डालने से पहले अब एक बार अपना चिंतन की जरूरत है कि आखिर वो अपनी जिंदगी में क्या बदलाव चाहती है। क्या वे चाहते हैं कि उनके बच्चे सिर्फ मंदिर में जाके घंटा ही बजाएं? आप जो टैक्स देते हैं उसके पैसों से आप ही के बच्चों के लिए मंदिर खोले जाएं या शिक्षालय खोले जाएं? अब ये दलित समाज को तय करना है। इस चुनाव की प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से मेरी गतिविधियां अपनी चरम पर थीं। पार्टी के बाकी उम्मीदवार हार गए थे, किंतु देहाती क्षेत्र कोलसला से उदल जी विधानसभा के लिए चुन लिए गए थे। उधर कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप हेमनती नंदन बहुगुणा मुख्यमंत्री बने। इस चुनाव के बाद जेपी से आंदोलन बहुत तेज हो गया था, जिसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उनके समर्थक आरएसएस की पार्टी तत्कालीन जनसंघ तथा लोहिया सोशलिस्ट पार्टी सत्ता पर कब्जा नहीं कर पाई थी। तो ये होता है, वे सत्ता पर कब्जा नहीं कर पाई उत्तर प्रदेश की सत्ता पर, तो आंदोलन उन्होंने तेज कर दिया और ज्यादा उग्र रूप में लौटे, कहने का मतलब है। मुझे ये देखकर हैरत होती थी कि जिन जमाखोरों के खिलाफ हम लोग अभियान छेड़ रखे थे वे सारे जेपी आंदोलन के मुख्य आधार बन गए थे। एक खास बात यह थी कि जेपी आंदोलन का मुख्य घटक होने के नाते सांप्रदायिक शक्तियों का बड़ी तेजी से विकास होने लगा था। तो फांसीवाद किस तरह देश में बढ़ता जा रहा था, फासिस्टवादी शक्तियां। इस खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की पत्नी श्रीमती कमला बहुगुणा के नेतृत्व में एक सांप्रदायिकता विरोधी 31 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य शामिल थे। तो इस एपिसोड को हम यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें एक साथ हैं कि किस प्रकार सूदखोरी चल रही है, और वो जो सूदखोर थे पकड़े जाने पर तिलमिलाकर वो जो है जेपी आंदोलन को समर्थन देने लगे हैं, और ज्यादातर उनमें से दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोग होते हैं। तो चीजों की यदि सोशल ऑडिटिंग करेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीजें उभर कर सामने आएंगी, और जो पिक्चर है राजनीति को लेकर, सत्तारूढ़ दलों को लेकर, वो क्लियर होती चली जाएगी, और इतिहास में किस तरीके से उन सब चीजों का जिक्र है और असल में वो सब चीजें क्या हैं, ये सब कुछ सुनने से, पढ़ने से, जानने से ही हमें पता चलता है। तो इसीलिए अब जो थोड़े बहुत पन्ने इसके बचे हैं, तकरीबन 50 के करीब पन्ने, 50-60 के करीब और बचे हैं, उनको ध्यान से सुनिए। तो इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।